हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज करने वाले इस क्लास में हम लगभग 40 क्वेश्चन होंगे और ये 40 क्वेश्चन जो है ये आपके बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन हैं। तो आपको इसमें मार्किंग नहीं मिलेगी। आप कमेंट मत करना कि मार्किंग कहाँ है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो लगातार तैयारी करते रहिए और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और अपना जो भी आपके पास बुक्स होगी हिंदी की, रीजनिंग की और जीके की, उसको लगातार ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। और इसके बाद जो आपको फ्री टाइम मिलता है या क्लास का जो आपका समय है किसी भी चैनल पे, उसके बाद वहाँ से टेस्ट लगाइए या क्लास करिए और उसके बाद अपना स्टडी में लग जाइए। तो चलिए, आशा करते कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आपको और बिल्कुल भी आपको क्लास के अंदर बात नहीं करना है, बिल्कुल भी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? जल्दी से कमेंट करना है। तो ये जो निकलती है, ये निकलती है चेमयुंगडुंग से। तो ये हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन होगा। अब आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये इसका जो उद्गम स्थल है भारत से बाहर है। ये ऊपर की साइड से निकलती है। जैसे आपकी अगर मैप की लोकेशन देखी जाए तो यहाँ से ये आती है और ऐसे ये गंगा के साथ इधर से निकलती है गंगा, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ये जो है आपका ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा। तो ये यहाँ से निकलती है। अब देखिए, ये जो है आपकी यमुनोत्री, यहाँ से कौन निकलती है? तो यहाँ से निकलती है यमुना नदी। इसके बाद गंगोत्री से निकलती है गंगा, और सियाचिन जो है ये भी आपका जो ग्लेशियर है ये भी यहीं पे है। तो आपका ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलेगी? यहाँ से निकलेगी भारत के बाहर से। इसी के साथ साथ भारत से बाहर कुछ नदियों के उद्गम स्थल हो रहा है, वो देख लेना। जैसे आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र है, इसके बाद आपका जैसे कि आपका सिंधु भी है, ठीक है। इसके बाद आपका घाघरा है, इसके बाद आपका सतलज। तो ये आप ध्यान रखना है, ये इनके उद्गम स्थल भारत से बाहर है। चलिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन कमेंट करना है आप सभी को। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? खुला नाला जो कहा जाता है, ये कहा जाता है यमुना को। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन होगा। और यमुना ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री गोमुख हिमनद से। अगर आप यहाँ पे बात की जाए, नर्मदा नदी ये निकलती है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। और गोदावरी नदी जो निकलती है, ये निकलती है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र नासिक में जो है त्रियंबक गांव है, वहाँ से ये निकलती है। इसकी आप चाहे आप लोकेशन भी आप इसकी देख सकते हैं, इस तरीके से आप देखिए। नर्मदा ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल के ये जो है आपका पश्चिमी की ओर चल के यहाँ पे ये अरब सागर या आपका खंबात की खाड़ी में गिरती है। गंगा गोमुख हिमनद यहाँ से निकलती है और ऐसे ऐसे चल के आपका उत्तराखंड, यूपी और आपका बिहार और इस तरीके से यहाँ पे कुछ राज्यों में यहाँ पे जाती है, और आपका बांग्लादेश में यहाँ पे, और यहाँ पे गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। यमुना यहीं से निकलती है और यमुना जाके इसमें आपका गंगा में मिल जाती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? गोदावरी ये निकलती है आपका महाराष्ट्र से, और ये ऐसे चल के ये भी बंगाली खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे, इसके बाद यहाँ पे आगे, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी? व्यापक का मतलब है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो कौन सी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। इसका प्रथम स्थान है, लगभग इसका जो स्थान है ये लगभग 41% के आसपास है। अगर यहाँ पे आपसे एक क्रम भी पूछ ली जाए तो सबसे ज़्यादा आपका जलोढ़ मिट्टी, इसके बाद जो कम इससे है वो है लाल मिट्टी, इसके बाद जो है आपका काली मिट्टी, और इससे कम जो है आपका लैटेराइट मिट्टी। तो इस तरीके से 4 तो आप याद रखिए कम से कम। प्रथम स्थान इसका है जलोढ़ का, नंबर 2 आपका लाल मिट्टी, नंबर 3 पे आपकी काली मिट्टी, और नंबर 4 पे आपकी
लेटराइट मिट्टी। ये देख लेना, जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर बहुत अच्छी उर्वरा क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो आपकी बांगर होती है वो होती है कंकरीली या पथरीली मिट्टी। चलिए आगे इसके बाद यहाँ पे और अगर बात की जाए तो मिट्टी को जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये ICR, उसने मिट्टी को 8 भागों में बांटा है, पूरी मिट्टी को, ठीक है। तो चलिए भारत की जलवायु है, कैसी जलवायु है भारत की, तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका, भारत की जो जलवायु है ये है आपकी मानसूनी जलवायु या उष्ण जलवायु। और इसी के साथ साथ मानसून किस भाषा का शब्द है, तो ये है आपका अरबी भाषा का मानसून। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ ले सकता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, आपका सबसे ज़्यादा वर्षा तो ये होती है मानिसराम। कहाँ पे, मानिसराम। इससे पहले होती थी चेरापूंजी में। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम कहाँ पे होती है, तो सबसे कम होती है भैया आपका लेह में, लेह लद्दाख, ये बहुत ठंडा क्षेत्र है। तो चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे आपको आंसर देना है, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है। तो ये जो जलप्रपात हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात। इसके वैसे 3 नाम है इसका, देखिए गरसोप्पा भी है, महात्मा गांधी भी है, और इसका जो है नाम देखिए जोग भी है, जोग जलप्रपात। जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये जो है ये किस नदी पे है, ये है शरावती नदी पे। शरावती कर्नाटक राज्य में है आपका। इसके बाद आगे चलिए, वैसे यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन में आए ना सबसे ऊंचा, तो ये वैसे यहाँ पे कूचिकल भी हो जाएगा, कूचिकल। कूचिकल तो सबसे ऊंचा है, कूचिकल के बाद ही आएगा आपका गरसोप्पा। वैसे ऑप्शन में ये नहीं था तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे आगे शिव सुंदरम किस नदी पर बनाया गया जलप्रपात है। शिव ये है कावेरी नदी पे हो जाएगा आपका। चलिए इसमें डी ऑप्शन होगा। इसके बाद आगे गरसोप्पा या जोग जलप्रपात किस नदी पे है, ये किस पे हो जाएगा, जोग, ये है आपका शरावती नदी कर्नाटक में, ठीक है। इसी के साथ साथ ये जैसे आपका पेरियार है, पेरियार ये नदी कहाँ पे है, तो ये है आपका केरल में। पेरियार ये स्थान भी है, अभ्यारण्य भी है पेरियार आपका केरल में। इसी के साथ साथ चलिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, ये आपका इम्पोर्टेंट है। 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है, सभी जानते होंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचक मंडल इसमें। और इसमें किसके लिए दिया गया था, तो ये दिया गया था इसमें मुस्लिमों के लिए। अंग्रेज़ों ने किया था जिससे जो मुस्लिम थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे, तो हिंदू और मुस्लिमों में इन्होंने जो है फूट डाल दी थी। तो इसी में दिया गया था नारा, फूट डालो और राज करो का। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट है ये भी। राज्य अपहरण नीति या इसको राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की थी। तो ये की थी भैया आपका, ये की थी सतारा पर। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अब की बार ये क्वेश्चन जो था आपका नेट में भी पूछा गया था, ये हिस्ट्री में सतारा को सबसे पहले हड़पा था। और ये जो राज्य हड़प नीति थी या राज्य अपहरण नीति, तो ये थी किसने चलाई थी, ये चलाई थी भाई आपका लॉर्ड डलहौजी ने। और इनके तो आप कार्य जानते हैं, इनका जो समय है 1848 से लेके 56 तक का समय इनका। और 48 में सबसे पहले इन्होंने जो लूटा ये आपका या हड़पा सतारा को, उसके बाद संभल को, उसके बाद बगाहत को। तो इसी प्रकार से 7-8 इन्होंने जो है ये राज्य
ये जो है आपका अपहरण इनका किया या हड़पे थे ये, ठीक है। इसी के साथ साथ इनका एक कार्य आप जानते होंगे, लॉर्ड डलहौजी ने ही जो है सबसे पहले जो ट्रेन चली इन्हीं के समय 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। चलिए इसी के साथ साथ आगे यहाँ पे भारत का प्रथम वायसराय था, कौन था वायसराय प्रथम? तो जो प्रथम वायसराय थे भारत के तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। इनका समय आप जानते होंगे लॉर्ड कैनिंग का, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय देखिए भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन उसके बाद ये पद बदल के इसका जो नाम कर दिया था गवर्नर जनरल का, ये कर दिया था वायसराय का। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय भी यही था, तो वायसराय का पद उसी समय बना था। तो ये आपका हो जाएगा प्रथम वायसराय कैनिंग आपका। इसका सन आपको पता है, बंगाल आपका देखिए लॉर्ड कर्जन का आप जानते हैं 1905, सभी जानते होंगे। बंगाल का विभाजन किया था इन्होंने, बंगाल का विभाजन, ठीक है। और इनका तो आप समझ जानते होंगे लॉर्ड मिंटो या मार्ले मिंटो का, ये हो जाएगा आपका 1909। चलिए आगे, कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे? तो ये कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। इसी के साथ साथ नेहरू जी की और जो पुस्तक है दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो देख लेना। अंबेडकर जी की काफ़ी सारी पुस्तकें इंपॉर्टेंट देख लेना, 4 या 5 आप इसमें। इसी के साथ साथ गांधी जी ने एक जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी इंडियन अपोनियन पुस्तक। कहाँ पे लिखी थी इंडियन अपोनियन? तो ये लिखी थी अफ्रीका में। इंडियन अपोनियन कहाँ पे लिखी ये लिखी थी अफ्रीका। नवजीवन भी नहीं की है। चलिए इसी के साथ साथ आगे यहाँ पे, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था ये? तो ये किया था जेम्स हिक्की ने, J.A. हिक्की या जेम्स हिक्की इनको कहते हैं। इसी के साथ साथ देखिए इनके कार्य आप जानते हैं राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। क्या किया था? ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, ब्रह्मा समाज की स्थापना। बेंटिक का आप जानते हैं 1829 का इनका जो समय था, इन्होंने सती प्रथा का जो राजा राम मोहन राय ने किया था इन्हीं की सहायता से किया था। और तिलक जी के बारे में आप तो जानते ही होंगे, जो बाल गंगाधर तिलक है ये कांग्रेस के सदस्य कभी भी नहीं बने हैं और ये जो है उग्रवादी दल के नेता थे या गरम दल के नेता थे। तो आपको देखिए सभी ऑप्शन की जानकारी है लगभग। चलिए इसके बाद आगे, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। कहाँ पे चलाई थी? तो ये चलाई थी आपकी वही बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी कहाँ पे थी? बंगाल में थी। और ये मंगल पांडे, ये इनकी जो वाहिनी थी बैरकपुर में ये थी 34वीं इन्फेंट्री या आपकी 34वीं बटालियन, ठीक है। और इनको ट्रांसफ़र कहाँ पे कर दिया गया था? मेरठ में कर दिया गया था। इसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने विद्रोह किया। और इसके बाद जो आपका कह सकते हैं या आपका क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का पहला आभास कहाँ पे हुआ? तो आभास तो यहाँ पे हुआ था क्योंकि यहीं से इन्होंने स्टार्ट किया था। अगर क्रांति स्टार्ट मानी जाए कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई तो ये आपका हो जाएगा मेरठ से, ठीक है, शुरुआत मेरठ से। और इसी के साथ साथ अगर आपका ये आए कि कानपुर में 1857 के समय जो ये अंग्रेज़ों का इन्होंने विरोध किया तो कौन थे? तो कानपुर में थे नाना साहब। नाना साहब, कान नान है ना, ये हो जाएगा आपका। झांसी और ग्वालियर में आप जानते हैं झांसी की रानी। और इसी के साथ साथ जैसे आपका लखनऊ की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बेगम हजरत महल। इलाहाबाद की बात करें तो देखिए ये वैसे आप सब जानते हैं लेकिन मैं आपको केवल ये है कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इलाहाबाद में है आपका लियाकत अली, लियाकत अली, इल्हा अली, ये हो जाएगा आपका अली।
तो ये केवल आपको कुछ नहीं करना, केवल ये वर्ड देखने होते हैं, सेम ऐसे ही तो है। देखिए इलाहाबाद में लियाकत अली। बिहार की बात करें तो देखिए बिहार में थे जो स्थान है जगदीशपुर, जगदीशपुर में यहाँ पे थे कुंवर सिंह, कुंवर सिंह या इनको कहते थे कुंवर बाबू, या ये जो थे किसान थे या जमींदार थे। चलिए काफ़ी सारा आपका ये हो गया 1857 से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पे यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यंग बंगाल के जो नेता थे ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो, ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। और ये एक टीचर के रूप में जाने जाते थे। क्या थे ये? टीचर थे। इसके बाद आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखिए। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा किसको कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था पीएम या प्रधानमंत्री को। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही आपका। और यहाँ पे अष्टप्रधान भी आ सकता है, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान क्या था? तो ये जो शिवाजी का मंत्रिमंडल था, अष्टप्रधान क्या था? शिवाजी का मंत्रिमंडल, जो शिवाजी को सहायता करते थे। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि नवरत्न किसके थे, तो नवरत्न जो थे ये अकबर के भी थे। जैसे आपका तानसेन हो गया, मानसिंह हो गया, बीरबल हो गया, फैजी हो गया, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, ये इस तरीके से थे जो इसको अलग अलग तरीके से इसकी मदद करते थे, हेल्प करते थे। या इनका जो है आपका जैसे गायन इनके समय और साहित्य इनके समय लिखते थे। और जैसे आपका जो कह सकते हैं कि इनको इंजॉय कराने के लिए जैसे तानसेन है और बीरबल वगैरह ये सभी, तो ये नवरत्न थे, इनके मुखिया थे, इनके एक तरीके से मुख्य व्यक्ति। इसी तरीके से नवरत्न थे किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के भी नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। उनमें जैसे कौन कौन थे? तो उसमें जैसे कालिदास उनका नवरत्न था, वरामीर था, छपणक था, और आपका लगभग देखिए जैसे आपका वरुरुचि था। इसी के साथ साथ देखिए आपसे पूछा सकता है आपका अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज। तो देखिए अष्टदिग्गज क्या थे? ये थे 8 तेलुगु कवि, 8 तेलुगु कवि थे। आपको अष्टप्रधान चलेगा, शिवाजी का मंत्रिमंडल। अष्टदिग्गज क्या थे? 8 तेलुगु कवि थे। नवरत्न आपको पता चल गया अकबर के थे। नवरत्न ही आपके जो 9 व्यक्ति जो मुख्य थे वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के भी थे। चलिए इसी के साथ साथ आगे यहाँ पे भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, तो ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी शेर शाह सूरी ने इसमें। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। वैसे इसकी हिस्ट्री जो है ना आपकी ग्रांड ट्रंक रोड की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आपकी मौर्य काल से भी ये स्टार्ट हो जाती है। आपका जब चाणक्य जी थे उस समय भी ये जो स्थान था ना, ये रोड था, बहुत फेमस था। और इसी के साथ साथ आपका ये जो वैसे ग्रांड ट्रंक रोड ये जो दिया था ना नाम, ये एक अंग्रेज़ ने दिया था। और अगर बात की जाए शेर शाह सूरी ने, तो इसको शेर शाह या सूरी मार्ग इसको कहते थे, है ना। इसको कहते हैं जीटी रोड, जीटी रोड, ठीक है, या ग्रांड ट्रंक रोड इसमें। और अगर आपसे पूछा जाए कि शेर शाह सूरी इनका मकबरा था सासाराम बिहार। कहाँ पे है? सासाराम बिहार में। चलिए आगे। इसके बाद यहाँ पे पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये हुई थी 1761 में। देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? प्रथम हुई 1526 में, दूसरी कब हुई? 56 में, और तीसरी कब हुई? 1761 में। और 1857 की आप जानते ये क्रांति थी, ठीक है, जो मेरठ से शुरू हुई थी और आभास उसका कहाँ पे हुआ था? जो आपका बैरकपुर छावनी से। तो यहाँ पे देखिए पानीपत के 3 युद्ध हो गए। देखिए 1526, 56, 61।
ये आपका 1526, ये 1556, ये आपका हो जाएगा 1761, 26, 56, 61 आपका। चलिए इसके बाद आगे, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है ये है आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। इसके बाद आगे यहाँ पे कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी अमुक्त माल्यद, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगर इसकी बात की जाए तो राजतरंगिणी लिखी कल्हण के द्वारा, इसमें कैसे हो जाएगा आपका, ये कश्मीर के जो शासक हुए बहुत सारे 3-4 वंश है उसमें देखिए, कारकोट है, उत्पल है, आपका लोहार वंश है, 4 वंश का जो पूरा कह सकते हैं कि क्रम वाइज जो उनका ये लिखा गया पूरा वर्णन, ये किस में है? राजतरंगिणी में, कश्मीर के शासकों का उल्लेख। ये किस भाषा में है? ये आपका संस्कृत भाषा में। और राजतरंगिणी जो लिखी गई थी, 3 राजतरंगिणी लिखी गई थी। पहली राजतरंगिणी किसने लिखी थी? ये लिखी गई थी कल्हण के द्वारा, दूसरी लिखी गई थी जोनराज के द्वारा, और तीसरी लिखी गई थी श्री तंवर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कर्पूरी मंजरी, ये लिखी गई थी राजशेखर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है आपका, कर्पूर मंजरी राजशेखर। और आपका जैसे मिताक्षरा है ये, तो ये लिखी गई थी याज्ञवल्क्य के द्वारा। चलिए आगे, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, ये जो की थी आपका, ये की थी आपका संगम वंश ने। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन होगा। और संगम वंश में जो थे ना स्टार्टिंग के कौन थे? 2 भाई थे आपका, कौन कौन थे? तो ये थे हरिहर और बुक्का प्रथम, 2 भाई थे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 वंश थे। यहाँ पे विजयनगर में देखिए, ये जो ये क्षेत्र था आपका दक्षिण का, तो यहाँ पे 3-4 जो वंश आए, ये क्रम है देखिए। पहले आया संगम वंश, संगम, फिर आया तुलु वंश, संगम तुलु, फिर आया आपका सालू, और फिर आया आपका आरविड। ये 4 वंश का क्रम है, संगम, सुलु, तुलु, आरविड। सॉरी देखिए, संगम, सुलु, तुलु, आरविड, ऐसे ये क्रम है, संगम, सुलु, तुलु, आरविड। इसके बाद चलिए आगे, ये आपको आंसर करना जल्दी से करें। मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो आपको पता है कब हुई मुगल सत्ता की स्थापना? ये 1526 में हुई। किसने की? बाबर ने। किसको हरा के? इब्राहिम लोदी को, आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो आपका हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आपका। देखिए जैसे इसके अलावा और देख लेते हैं, त्राइन की पहली लड़ाई कब हुई? 1191 में। दूसरी लड़ाई 1192 में। ये था आपका प्रथम। ये किस किस के बीच हुआ? इसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। तो पहले में क्या हुआ था? गौरी की हार हो गई थी। इसके बाद गौरी को छोड़ दिया गया चौहान के द्वारा, और दूसरे में इसने बदला लेने के लिए गौरी ने अपनी सेना तैयार की, और फिर दोबारा से अगले ही वर्ष इस पे आक्रमण कर दिया और इसको जो है हरा दिया दूसरे में। तो यहाँ पे दूसरे में गौरी की जो है जीत हो गई। इसके 1 वर्ष बाद जो है, 2 वर्ष बाद, यानी कि आपका 1194 में एक लड़ा था इन्होंने चंदावर का युद्ध जयचंद के साथ, फिर उसको हराया गौरी ने। चलिए आगे, इसमें आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक का जो लेखक है ये है आपका अबुल फजल हो जाएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन होगा इसमें। अगर इसकी बात की जाए फिरदौसी, तो ये भी बहुत बड़े ये रचनाकार थे, और ये किसके समय थे? ये थे महमूद गजनवी के समय। इनकी जो पुस्तक है ये है शहनामा। और जो गजनवी को जो है ना, इनका देखिए, गजनवी को इनका कर्जदार माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता था, देखिए
जो गजनवी ने पुस्तक लिखने के लिए इन्हें कहा था, इसमें आपका फिरदौसी को ये कहा था कि आपको एक शब्द के लिए जो है आपका 1 दिनार दी जाएगी, लेकिन जैसे इन्होंने पुस्तक तैयार की और उसको फिर उनके समक्ष रखा तो उनको उसके बदले 1 दिनार नहीं दी गई, 1 दिरहम दी गई थी, जिसकी वजह से ये जो है वापस उन्होंने कुछ भी नहीं लिया और ये वापस आ गए थे। उसके बाद फिर इन्होंने एक कुछ पंक्तियाँ लिखी जिसमें उसकी बेइज्जती की गई, उसकी आपके कह सकते इसकी आपका गजनवी की, और जो पूरे आपका साम्राज्य में फैल गई थी। जैसे उसके शासक पहुंचते थे इधर उधर, जो उसके सेनापति होते थे गजनवी के, तो उनको बेइज्जती महसूस होती थी। फिर उन्होंने बोला गजनवी को कि आप उसको उनकी 1 जो दिनार है उसको दी जाए। जैसे ही इनकी जो दिनार देने उसके घर गए तो देखा कि इनकी उस समय मृत्यु हो चुकी थी फिरदौसी की। तो ये इस वजह से कर्जदार माने जाते हैं इनके फिरदौसी के। चलिए आगे, इसमें चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ बनवाया, ये बनवाया था राणा कुंभा ने। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, या इसको बोला जाता है आपका विजय स्तंभ भी बोला जाता है, विजय स्तंभ। तो इसको याद रखना है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होगा, राणा सांगा है या राणा कुंभा है, तो कैसे याद रखना है? देखिए कीर्ति स्तंभ है ना, कैसे आपका हो जाएगा कुंभा, ठीक है, कैसे कुंभा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका यहीं से आपका मिलान हो जाएगा, कैसे कीर्ति कैसे कुंभा आपका। चलिए इसके बाद लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोदी, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगर संस्थापक की बात की जाए लोदी के, तो ये हो जाएगा आपका बहलोल लोदी, संस्थापक। और देखिए ये जो थे ना सिकंदर लोदी, ये भी काफ़ी शक्तिशाली रहे और इन्होंने जो है आगरा नगर की स्थापना की थी। चलिए आगे, इसमें मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की या चरम प्राप्त की, या कह सकते कि अपने उच्च चरम पे थी, बहुत ज़्यादा प्रभाव था उस समय? तो ये था जहांगीर का समय, ठीक है। देखिए शाहजहाँ का जो कह सकते कि चित्रकारी का स्वर्णकाल किसका था? तो ये आपका जहांगीर का। अगर कहे स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, तो ये हो जाएगा आपका शाहजहाँ का स्थापत्य का स्वर्णकाल। अगर कहा जाए कि साहित्य का स्वर्णकाल किसका समय था, तो ये हो जाएगा आपका अकबर का समय, क्योंकि बहुत सारे इसके जो फैजी थे, फजल थे, बहुत सारे जिसमें अनुवादक थे, साहित्यकार थे। चलिए आगे, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है। चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन सा है? उद्दीपक होता है उत्तेजित करने के लिए। कौन सा पदार्थ है इसमें? तो ये है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कैफीन होगा सबसे ज़्यादा इसमें। और चाय असम में होती है और आपका होती है दार्जिलिंग में। और जो दार्जिलिंग की चाय है ना, ये देखिए सबसे पहले जीआई टैग इसी को दिया गया था और ये सबसे स्वादिष्ट चाय मानी जाती है दार्जिलिंग की। चलिए आगे, इसमें देखते हैं आपका लाइफ ऑफ पाई पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है यान मार्टेल। क्या हो जाएगा? यान मार्टेल। पाए है ना, इसको आप ऐसे लिख लेना, पाया, ठीक है। तो पाया इसमें आ रहा है पा और इसमें आ रहा है या, तो आप नहीं बोलोगे पाया, लाइफ ऑफ पाए यानी कि पाया। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, यान मार्टेल आपका। इसके बाद आगे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, विंग्स ऑफ फायर। पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। और इन्हीं के साथ साथ इनको जो मिसाइल मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है अग्नि मिसाइल का आविष्कार किया था। इसी के साथ साथ आपको एक कमेंट करना है, देखिए, और बताना है कमेंट करके कि जो राफेल है, राफेल विमान जो है आपका, ये फाइटर विमान है, ये किस देश के साथ डील है? आपको चलिए मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, फ्रांस या रूस। और ये जो डील है ना, ये अभी
ये है 36 विमान के लिए, 36 फाइटर विमानों के लिए पूरी डील है। आपको केवल ये बताना फ्रांस से आने हैं या रूस से आने हैं, काफ़ी चर्चा में आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। चलिए इसके बाद आगे, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका आला मारा, बी ऑप्शन होगा इसमें। चलिए आपका इसके बाद, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई? तो ये पाई है आपकी शहनाई में। इसके बाद अगर बात की जाए जाकिर हुसैन की, आप सभी जानते हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो थे ये थे तबला वादक। क्या बजाते थे? तबला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे बताया गया आपका। इसके बाद आपका मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? बहुत छोटा है, 21 इंची है वो मात्र, मोनालिसा का, जो काफ़ी फेमस है, आपने देखा भी होगा बहुत जगह उसको, फिल्मों में भी, या जो कहीं कहीं पे ये आपका लगा हुआ। ठीक है, तो इसके जो चित्र है ये किसने बनवाया? तो ये बनवाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। और इसका जो है ना चित्र, ये देखिए मोनालिसा का, तो ये है आपका चित्र, आप इसको देख सकते हैं, सभी परिचित हो गए इससे। और आपको बताना है कमेंट करके कि क्या आपने ये चित्र देखा है मोनालिसा का या नहीं आपने। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है सत्यमेव जयते है, इसमें सी ऑप्शन होगा आपका राइट इसमें। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। मीथेन का सूत्र क्या है? मीथेन का हो जाएगा आपका CH4 इसमें आपका। और ये जो है ना आपका देखिए, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका मीथेन। और ये जो है ना देखिए, ये दोनों क्या है? ग्रीन हाउस गैस भी है। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? जो आपके वायुमंडल में रहकर ये जो है आपका ग्लोब, या कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ा रहे, इनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग गैस। इसके बाद अगर बात करें तो CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कहाँ से निकलता है? ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषक है, ये निकलता है आपके जैसे गाड़ियाँ होती है, गाड़ियों के धुएँ से। और ये क्या है आपका? ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के होते हैं 3 समस्थानिक, ऐसे लिखते हैं इसको, 1H1 आपका 1H2, ये गलती लिखा गया था, और ये होता है 1H3। ठीक है, इसके 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। इसके बाद यहाँ पे आगे, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, घटाता है, प्रभावित नहीं करता, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? एक प्रकार से उत्तेजक होते हैं। तो ये क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट आपका। चलिए इसके बाद आगे, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको कहते हैं जिंक, आपका जिंक फॉस्फाइड। इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन होगा, इंपॉर्टेंट है आपका। और आपने देखा होगा चूहे हमेशा कुतर ये कुतरते रहते हैं, रात हो दिन हो। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि इनके सबसे ज़्यादा जो दांत बढ़ते हैं केवल ये बढ़ते हैं चूहे और गिलहरी के। अगर इसमें भी बात की जाए सबसे ज़्यादा किसके बढ़ते हैं, तो ये बढ़ते हैं चूहे के। गिलहरी रात में सो जाती, लेकिन चूहा रात में भी जाग के जो है कुतरता रहता हमेशा। ठीक है, अगर नहीं कुतरेगा तो इसका क्या हो जाएगा? दांत बढ़ जाएगी। ये एक कह सकते हैं इसको, इन पे रिसर्च किया गया था। ये आगे आप CTET में आगे पढ़ोगे चूहों के बारे में। इसके बाद चलिए आगे, ग्रीन हाउस गैस है तो ये कौन सी हो जाएगी ग्रीन हाउस गैस? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या आपका सल्फर डाइऑक्साइड या SO2, या आपका हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, या आपका NO2, या हो जाएगा आपका एथेन। तो एथेन भी नहीं है इसमें, और आपका यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं। ये हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस गैस CO2। और ये जो है ना आपका देखिए SO2 और NO2, ये क्या है? ये है आपकी जो गैस है, ये है आपकी अम्लीय वर्षा जो होती है ना, अम्लीय वर्षा, इसके लिए यही गैस जिम्मेदार होती है, SO2 और NO2। ये जल के साथ जब वर्षा होती है तो जल के साथ ये बहुत ही क्रियाशील होती है, और ये जल के साथ क्रिया करके जो है आपका H2O + SO2
तो ये जो है मिलके क्या बना देती है H2SO4। ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल या आपका सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको कह सकते हैं आप अम्लीय वर्षा। इस तरीके से ये आपकी होती है अम्लीय वर्षा। इसके बाद आगे क्वेश्चन, नाभ के रिएक्टरों में निम्न में से किस को विबंधक के रूप में, विमंदक है ना, विमंदक के रूप में कह सकते हैं प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ग्रेफाइट की छड़ों को। डी ऑप्शन हो जाएगा। विमंदक का कह सकते हैं जो नाभ के रिएक्टर होते हैं या परमाणु भट्टी होती है, जब उनमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है या तो उसको कम करने के लिए इसमें डाला जाता है, छिड़का जाता है D2O या भारी जल, या उसमें ग्रेफाइट की छड़ें जो है घुसा दी जाती है, जिससे उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी गति कम हो जाए उसकी। इसके बाद यहाँ पे आगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको कमेंट में बताना है इसके लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आगे देखिए यहाँ पे राज्य विधान परिषद की सदस्य अवधि कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 6 वर्ष। इसमें हो जाएगा आपका, देखो अगर बात की जाए जैसे केंद्र में ऊपर अगर बात की जाए लोकसभा, फिर दूसरी क्या हो जाएगी यहीं पे आपकी राज्यसभा। अगर स्टेट में आ जाएंगे आप तो यहाँ पे लोकसभा की जगह हो जाएगा आपका विधानसभा, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जगह हो जाएगा आपका विधान परिषद, ठीक है। तो इनको भंग किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इनको नहीं किया जा सकता। इसको देखिए राज्यसभा को। तो इनकी जो अवधि होती है ये होती है आपकी 5 वर्ष, दोनों की, इसकी भी और इसकी भी। इसकी होती है 6 वर्ष, ठीक है। तो इसके यहाँ से आंसर क्या निकलेगा इसका? राज्य विधान परिषद का हो जाएगा आपका 6 वर्ष इसमें। इसके बाद आगे यहाँ पे राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं और ये भी नहीं आपका। तो इसमें देखिए आंसर जो हो जाएगा कोई नहीं, तो ये कभी भी भंग नहीं होती है राज्यसभा। इसके बाद यहाँ पे आगे राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये जो है आपका ये हो जाएगा आपका 30 वर्ष। सी ऑप्शन होगा इसमें। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आपका यहाँ पे लोकसभा था, दूसरा क्या था? राज्यसभा था, और यहाँ पे इसी का आपका हो जाएगा विधानसभा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका विधान परिषद। तो इनकी जो आयु है ये है आपकी 25 वर्ष दोनों की, और इनकी जो है आपकी ये है आपकी 30 वर्ष। अगर यहाँ पे बात करें राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, और आपका यहीं पे अगर बात की जाए राज्यपाल की, राज्यपाल, तो इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? इनकी होनी चाहिए आपका 35 वर्ष। पूछ लिया जाएगा आपका 35 वर्ष, याद रखना है, इसको लिख लेना। और अगर आपका पीएम या आपका सीएम, तो इनकी जो आयु होती है ये होती है आपकी 25 वर्ष। याद रखना है इसको, 25, 30 और 35 आपका, इस तरीके से। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कमेंट करके बताना आपका कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है आपका।